हेलो दोस्तों, मैं साहिल हुसैन। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, क्लास 11 का ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं और किसी एक सिस्टम में मेजरमेंट कर लिया हमने, दूसरे सिस्टम में उसको कैसे चेंज करना है, कैसे क्या बोलना है, मेजरमेंट करने के बाद हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ये सब सारी चीजें इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मापना। ठीक है, तो हमारे नॉर्मल लाइफ में हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। मेजरमेंट की हेल्प से ही हम किसी भी चीज का आदान प्रदान सिस्टमेटिकली कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई चीज खरीदनी है या कोई चीज बेचनी है तो हम मेजरमेंट के बेसिस पर ही उसका रेट लगा पाते हैं। तो हमारे लाइफ को सुविधाजनक बनाने के लिए मेजरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट होता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा पहला चैप्टर होता है। तो दरअसल फिजिक्स है क्या? फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें किसी भी चीज की मेजरमेंट के बारे में हमें सिखाया जाता है। तो इस पूरे फिजिक्स सब्जेक्ट में हम लोग मेजरमेंट करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? मेजरमेंट करना सीखेंगे। किसका मेजरमेंट कर रहे होंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर रहे होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिस भी चीज का हम मेजरमेंट करते हैं अपने नेचर को डिफाइन करने के लिए, उसको हम क्या बोल देंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोल देंगे। बात समझ में आती है आपको? तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के आसानी से हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या एक फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर लिया, दूसरा उससे रिलेटेड है तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसकी हेल्प से ये सब सारी चीजें इस फिजिक्स में हम लोग सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले इनकी बेसिक्स आनी चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, इनको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन सभी का एक्सप्लेनेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद से हमारा अगला टॉपिक होगा यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, फिर हम यूनिट्स के बारे में जानेंगे, फिर अगला टॉपिक होगा हमारा डायमेंशन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? तो हमें सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड ऑल्सो डिफाइन द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको याद रखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? द क्वांटिटी which can be measured and described the law of physics are known as physical quantities. Physical quantities। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करता है या नेचर के लॉ को डिस्क्राइब करता है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या होती हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज? इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो अगर मान लीजिए कि हमें कोई सब्जी खरीदनी है या कोई फल खरीदना है, तो हम क्या कहते हैं कि इतने किलोग्राम दे दो। तो वहां पर हम क्या मेजरमेंट कर रहे होते हैं? हम उस चीज का मास का मेजरमेंट कर रहे होते हैं। हम जब पैसे गिन रहे होते हैं, जब पैसे दे रहे होते हैं, तो हम किस चीज का मेजरमेंट कर रहे होते हैं? हम उसके नंबर्स का मेजरमेंट कर रहे होते हैं। जब हम मार्केट से कोई मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए, आपकी अम्मी या अब्बू कपड़ा खरीदने गए, तो वो कपड़ा खरीदते टाइम पे जो मेजरमेंट हो रहा होता है कपड़े का, वो लेंथ का मेजरमेंट हो रहा होता है। किसका मेजरमेंट हो रहा होता है? लेंथ का मेजरमेंट हो रहा होता है।
तो यहाँ पर लेंथ और मास क्या हो गई, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर दूध वाला आया और दूध जब वो मेजर करता है, दूध को मेजर करके आपको देता है, तो वो उसका वॉल्यूम मेजर कर रहा होता है। आप कहते हो कि 1 लीटर दूध दे दो, 3 लीटर दूध दे दो, तो वो उसकी वॉल्यूम को मेजरमेंट कर रहा होता है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, हमारा फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। जब हम किसी एरिया का मेजरमेंट करते हैं तो एरिया भी हमारा क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मास, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद से क्या क्या लिख सकते हैं, टाइम का मेजरमेंट हम डेली लाइफ में करते ही करते हैं, टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। उसके बाद से हम वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा एक फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। उसके बाद से हम लेंथ का भी मेजरमेंट करते हैं, तो लेंथ भी हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी बाइक कितने स्पीड से कितने स्पीड से चल रही है, या कोई भी कार कितनी स्पीड से चल रही है, तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी। जब हम किसी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए क्या करते हैं, हम उस पर फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स कितना लगाते हैं, तो फोर्स का भी मेजरमेंट करने की जरूरत होती है। हमें ज्यादा डिस्प्लेस करना है तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, कम डिस्प्लेस करना है तो कम फोर्स लगाएंगे। यार हम टाइम देखते हैं कि कितने टाइम तक हमें फोर्स लगाना है इस बॉडी को इतना डिस्प्लेस करने के लिए, तो फोर्स भी हमारी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी। हम लोग ना अपने डेली लाइफ में ना प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर भी एक फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। ऐसे भी बहुत सारे इन कह सकते हैं कि जिनकी काउंटिंग अभी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज हो गए जिनका हम मेजर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने मेजर तो कर लिया। मेजर करने के बाद इसके बारे में लिखे क्या, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई सी भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई गया और उसने आम लिया, ठीक है, आम खरीदा उसने और कहा कि 2 किलोग्राम आम दे दो, तो हम लिखेंगे 2 किलोग्राम। ये मान लीजिए कोई लिस्ट बना रहा है कि इतना इतना ये चीज चाहिए, मार्केट से जाकर के उसको लाना है, तो क्या लिखता है, किसी आम कितना चाहिए, उसके बाद से सेब कितना चाहिए, या कोई भी फल कितना चाहिए, या दूध वगैरह, या ऑयल अगर खरीदना है तो ऑयल कितना चाहिए, तो उसका हम मेजरमेंट ऐसे कर रहे होते हैं। तो जैसे मास का मेजरमेंट हम क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 किलोग्राम भी कर सकते हैं। तो जैसे कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जो मार्केट से खरीद करके लेकर के आते हैं, वो 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम आलू प्याज का मेजरमेंट जैसे होता है वो ऐसे होता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज खरीदनी है जिसका वेट बहुत ज्यादा कम होता है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट से कोई खरीदने गया सिल्वर या गोल्ड, तो वो कितना खरीद करके लाते हैं, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम ऐसे खरीद करके लेके आते हैं। तो हम ग्राम में भी मास का मेजरमेंट करते हैं, तो वहां पर भी हम मेजरमेंट किसका कर रहे हैं, मास का ही मेजरमेंट कर रहे हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी का घर बन रहा है और उसकी लिंटल करवानी है, तो लिंटल करवाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सरिये की जरूरत होती है। तो जो सरिया लग रहा होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लग रहा होता है, तो जब हम वहां पर सरिये का मेजरमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो टन में कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया 20 टन, तो यहां पर भी हमने मास का ही मेजरमेंट किया, लेकिन हमने यहां पर देखा कि यहां पर मैं किलोग्राम का यूज कर रहा हूं, यहां पर मैं ग्राम का यूज कर रहा हूं, यहां पर मैं टन का यूज कर रहा हूं। और कुछ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं, ये जो 2 है, 10 है, 20 है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देख पा रहे हैं दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ रही है और एक किसकी जरूरत पड़ रही है, एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इस वर्ड के बारे में हम नहीं जानते, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे वॉल्यूम का मेजरमेंट करना है, तो वॉल्यूम का मेजरमेंट ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे कि 2 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम का मेजरमेंट कुछ ऐसे किया जाता है। या मान लीजिए दूध जो हम ले रहे होते हैं उसका मेजरमेंट किस में कर रहे होते हैं, लीटर में कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया 4 लीटर, बात समझ में आती है, तो इसमें हम वॉल्यूम का मेजरमेंट हमने कर लिया। अगर मान लीजिए कि मुझे किसका मेजरमेंट करना है, टाइम का मेजरमेंट करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा, टाइम का मेजरमेंट करने के लिए तो हम 2 सेकंड लिखते हैं, या तो हम 2 आवर्स लिखते हैं, या तो हम 2 मिनट लिखते हैं, या तो हम टाइम का मेजरमेंट मिनट्स में कर रहे होते हैं, या तो आवर्स में कर रहे होते हैं, या तो सेकंड में कर रहे होते हैं, या तो डेज में कर रहे होते हैं, या तो ईयर्स में कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि टाइम का भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ रही है और एक यूनिट की जरूरत पड़ रही है। इससे हमें क्या पता चलता है
कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। तो देखिए यहां पर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले ये जानिए, मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दोनों को साथ में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, और यही जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा जो होता है ना, इस चीज को ही हम क्या कहते हैं? ये जो आवर्स लिखा हुआ है, ये जो सेकंड लिखा हुआ है, ये जो मंथ्स लिखा हुआ है, इसी चीज को हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट्स। बात समझ में आती होगी आपको? तो ये दो चीजों से मिलकर के बनता है और दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। ठीक है, तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन। जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और जो हमारा यूनिट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? उसका फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन इंटू यू। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब देखिए, ऐसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट्स है क्या? यूनिट्स क्या है, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए मैंने किलोग्राम बोला, तो ना दुकानदार को ना किलोग्राम पता होता है कि किलोग्राम कितना होता है। वो एक लोहे की बनी हुई एक मतलब ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बटखरा बोल सकते हैं, और उस बटखरे की हेल्प से वो क्या करता है? वो मेजर करता है। तो जैसे कि एक तरफ वो लोहे की बनी हुई वस्तु रख देता है और दूसरी तरफ कोई भी चीज जिसे हमें खरीदना है वो रख देता है, और फिर दोनों का बैलेंस करके देखता है कि दोनों बराबर हो गए तो बोल देता है कि ये 1 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम चाहिए होता है तो 2 बार मेजरमेंट करता है, 3 किलोग्राम चाहिए होता है तो 3 बार मेजरमेंट करता है। तो किलोग्राम ना हमें पता होता है कि किलोग्राम कितना है, वैसे ही ग्राम भी हमें पता होता है, वैसे ही टन भी हमें पता होता है। दरअसल ये फिजिकल क्वांटिटीज का ना एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। हम और ये किलोग्राम और ग्राम या टन, ये तीनों की तीनों किस फिजिकल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड मेजरमेंट है? मास के स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। मीटर क्यूब, लीटर किस फिजिकल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड मेजरमेंट है? वॉल्यूम के स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। वैसे ही सेकेंड, आवर्स, मिनट्स, मिनट्स भी हमें पता होता है कि 60 सेकंड में 60 सेकंड मिलकर के 1 मिनट बनाता है, 60 मिनट मिलकर के 1 आवर्स बनाता है। इन तीनों स्टैंडर्ड मेजरमेंट में हमें रिलेशन भी पता है, या कोई भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ना किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज का, उनमें रिलेशन हमें पता होता है। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटीज के ना बहुत सारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो सकते हैं, और इन्हीं स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम यूनिट्स बोल रहे होते हैं। बात समझ में आती है? जब भी यूनिट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उसकी डेफिनेशन देनी होगी, तो आप लोग बोलोगे इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो किसके द्वारा डिफाइन करी जाती है? जो साइंटिस्टों के द्वारा डिफाइन करी जाती है, जो इस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ज्यादा रुचि रखते हैं और ज्यादा उसके बारे में डिस्क्राइब करके चीजें बताते हैं और उसके बारे में खोज वगैरह करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा इनके यूनिट्स को डिफाइन करा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ाने जा रहा हूं यूनिट्स के ही बारे में, तो यूनिट्स क्या होता है? एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का। हर फिजिकल क्वांटिटीज के बहुत सारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो सकते हैं, और इन्हीं में हम रिलेशन को समझेंगे एक दूसरे के साथ, इनका क्या रिलेशन होता है। चलिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज NU। एक फिजिकल क्वांटिटीज को हमने मेजर किया और उसका जो रिजल्ट है वो NU के फॉर्म में हमने लिख दिया, एक्सप्रेस कर दिया, वेयर U जो है वो क्या है? यूनिट है, एंड N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, is the numerical value if the result is expressed in various units।
इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स देन, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो किसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे सेब थे, हमने इनका मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। मेजरमेंट करने के बाद ना हमने बता दिया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता चला कि ये 2.5 किलोग्राम है, ऐसा हमें पता चल गया 2.5 किलोग्राम है। तो उसने 2.5 ही क्यों बोला? क्योंकि उसने किस में मेजर किया? किलोग्राम में मेजर किया। लेकिन अगर इसको मैं स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम में मेजरमेंट करूं तो ग्राम में मेजरमेंट करने पर ये मुझे मिलता है 2500 ग्राम। ग्राम में मेजर करने पर हमें क्या मिलेगा? 2500 ग्राम। और किलोग्राम में मेजर करने पर क्या मिलेगा? 2.5 मिलने वाला है। लेकिन ये क्वांटिटी है तो इतनी ही ना, यानी कि क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी क्वांटिटी का। और ये किसके बराबर होता है? n इंटू यू के बराबर होता है। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा। अगर हम बड़े यूनिट का यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। अगर हम छोटे यूनिट का यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आप लोग यहां पर देख सकते हैं, किलोग्राम एक बड़ा यूनिट होता है और ग्राम एक छोटा यूनिट होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे भी। तो अगर हमने किलोग्राम में मेजरमेंट किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2.5 हो गया, लेकिन ग्राम छोटी यूनिट में मेजरमेंट किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 2500 हो गया। बात समझ में आती है? तो हमें याद रखना है जब भी ऐसे सवाल आए तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू यू होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, अगर मैं u को इधर भेजता हूं तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय u। यानी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यानी कि u ज्यादा होगा तो n कम हो जाएगा, u कम होगा तो n ज्यादा हो जाएगा। यानी आप लोगों को याद रखना है न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। बात समझ में आई? तो अगर यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, अगर यूनिट ज्यादा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, गलत। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, बिल्कुल सही। बाकी दोनों गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट्स, या सॉरी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दरअसल क्या है ना कि हम इस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पर करेंगे, या हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी के बेसिस पर करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन। यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में 2 क्लासिफिकेशन है। जब आप लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज ना बहुत सारी हैं, बहुत सारी, और सबके बारे में एक एक करके स्टडी कर पाना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है। तो हमने क्या किया, हमने ये करा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को ना सेपरेट करा, मतलब ना क्लासिफिकेशन करा उसका। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे करा? हमने ये देखा कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड थी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि हमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज का ना अच्छे से स्टडी करना है और जल्दी स्टडी करना है, तो इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब क्लासिफिकेशन करते टाइम पे हमने देखा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है ना उनको सेपरेट कर लो, और जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो बच जाएंगी वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होंगी। तो हमने 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर लिया। एक को बोला हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरे को बोला हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती हैं। और हमने फर्दर क्लासिफिकेशन के बाद ये पाया केवल 7 ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी वो इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती थी, इसलिए हमने 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर लिया। इसके बाद लास्ट में हमने ये देखा कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज और बच जा रही थी जो ना ही फंडामेंटल थी। जैसे फंडामेंटल तो थी वो,
लेकिन एक रूल है फंडामेंटल का जिसको फॉलो नहीं करती है, इसलिए उनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोल दिया गया। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में हम कितने तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करने वाले हैं? तीन टाइप्स की। तो हम बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, या डिपेंडेंसी के बेसिस पर। बात समझ में आती है आपको? आगे जो चैप्टर है हमारा, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम जब काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे उसके पहले हमें वेक्टर के बारे में जानना होगा। तो वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटीज का दोबारा क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है वहां पर आप लोग सीखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि डायरेक्शन क्या होता है। किसी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसी की बेसिस पर वहां पर फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फिलहाल के लिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। इसके बेसिस पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने डिपेंडेंसी की बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज का 3 तरीके से क्लासिफिकेशन देखा। अब इन्हीं के बारे में फर्दर हम स्टडी करेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर डिराइव्ड के बारे में स्टडी करेंगे, फिर सप्लीमेंट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। ऐसी सभी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे द क्वांटिटी which, या the quantities which are independent to each other, जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, are called fundamental physical quantities, fundamental physical quantities। ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है क्या होती हैं? बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। ऐसा पाया गया कि केवल 7 ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी मिली जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। और ये किसने डिसाइड किया? इसने वेट्स एंड मेजरमेंट का कॉन्फ्रेंस होता था कुछ सालों पहले, ठीक है, उसी में ये सब सारी चीजें डिसाइड करी जाती थी। तो उसी में ये डिसाइड करा गया, ठीक है। और ये कब डिसाइड करा गया? जैसे कि मैंने अभी इसके पहले चर्चा करी कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती थी पहले चीजों को मेजरमेंट करने के लिए, अभी भी है।
अगर हम अलग जगह चले जाएं, अलग कंट्री में चले जाएं, तो बहुत सारी जगहों पे अपनी उनकी अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, मतलब मेजरमेंट करने की जो पद्धति है, उनकी सिस्टम है, वो कुछ अलग है, हमारे से अलग है। ठीक है, तो मेनली ये पाया गया कि जितने भी बुक्स लिखे गए थे जो डेवलप्ड कंट्री थी उस टाइम पे, जिसमें लर्निंग यानी कि एजुकेशन का ज्यादा महत्व था, और जो एजुकेशन में बहुत आगे थे, तो उनकी अपनी अलग अलग सिस्टम बन चुकी थी। अब उसी सिस्टम में अपनी अलग अलग किताबें लिखी गई। अब उन्हीं बुक से हमें पढ़ना होता है, तो हमें ये भी आना चाहिए कि उस सिस्टम से, जो सिस्टम इस टाइम पे अवेलेबल है, उसमें किसी यूनिट्स को, किसी फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट को कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, क्या है कि अलग अलग सिस्टम थी। अब पूरे वर्ल्ड में जब कम्युनिकेशन होने लगा, पूरे वर्ल्ड में जब चीजों का आदान प्रदान होने लगा, तो उसके बाद से हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे सिस्टम की जिससे कि मेजरमेंट में कोई दिक्कत ना आए, कोई झगड़ा ना हो, कोई लफड़ा ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस रखा वेट्स एंड मेजर पर, और उसमें डिसाइड किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल होगा, पूरे इंटरनेशनल के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला गया। क्या बोला गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एसआई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एसआई से। इंटरनेशनल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। और उसी में ये डिसाइड किया गया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7 होती हैं, और उन सभी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, और उन सभी की डेफिनेशन भी दी गई, और वो डेफिनेशन हमें बुक में मिल जाएगी, जाकर के हम लोग पढ़ सकते हैं। हमारे सिलेबस का कंसर्न नहीं है वो, लेकिन आप लोग पढ़िएगा जरूर सभी फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन। जैसे जैसे हर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स के बारे में हम पढ़ते जाएंगे, और उन यूनिट्स की डेफिनेशन भी हम, और उस फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन भी वहीं पर हम पढ़ते जाएंगे। यहां पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एंड उनके नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले है हमारा मास, दूसरा हमारा टाइम, उसके बाद है लेंथ, उसके बाद है टेम्परेचर, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद से हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लास्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है हमारा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और इसके बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं 7 में से मिलकर के बनी हुई है। इन 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स। ज्यादातर क्लास 11 के चैप्टर में यही तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज करी जाएंगी, और इनसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड करी जाएंगी। आगे है हमारा अगला फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? दी क्वांटिटीज। एक चीज और है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को एक दो और नामों से जाना जाता है, जिसमें होता है एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज, एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है बेस क्वांटिटी। तो कहीं पर लिखा हुआ आए तो घबराने की जरूरत नहीं है,
बेस क्वांटिटी हो या एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज हो, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ही दूसरे नाम है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं। द क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन और expressed as the combination of base quantities या fundamental quantities are known as derived physical quantities। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि सबसे पहले जब हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे तो वहीं से हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, जैसा कि पिछले क्लासों में पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसको, ठीक है, कि स्पीड क्या होती है। तो आपने उसमें देखा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है आप लोगों ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस लेंथ ही तो है, यानी कि जो हमारा स्पीड है वो लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। वैसे ही आप लोगों ने फोर्स भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप लोगों को, तो फोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर फोर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास और एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्सीलरेशन भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेलोसिटी की स्पीड की जैसी होती है, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आगे आने वाले क्लासेस में आप लोग सीखेंगे और देखेंगे क्या होता है इस वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम अपॉन टाइम। तो ये टाइम टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। यानी एक्सीलरेशन भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ और टाइम के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं इसकी जगह पर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन की जगह पर लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर लिख सकता हूं? यानी कि जो हमारा फोर्स है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास, लेंथ और टाइम, तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि हमें ये पता चल पा रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो किससे मिलकर के बनी है, किसके कॉम्बिनेशन से बनी है? ये बनी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ करके जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी वो सारी की सारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी? डिराइव्ड होंगी। तो बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या है? वो है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में बस इतना सा ही डिफरेंस है। एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, जैसे कि डायमेंशन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन याद रखना इस चीज को कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज वह होती है जिनकी यूनिट्स तो होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होती हैं। यूनिट्स तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, इसीलिए इनको अलग रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं बिसाइड ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, there are 2
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आर इंट्रोड्यूस और डिफाइंड। ठीक है, और ये दोनों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से थे? एक था हमारा प्लेन एंगल और एक है हमारा सॉलिड एंगल। दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन एंगल, दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या होता है अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो दिस क्वांटिटीज, याद रखिएगा आप लोग, दिस क्वांटिटीज हैव ओनली यूनिट्स नो डायमेंशन। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास यूनिट्स तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। अब ये है क्या? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है क्या? अभी तक एंगल के कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन अभी तक जितने भी एंगल पढ़े हैं आपने, सभी के सभी प्लेन एंगल पढ़े हैं आपने। सिर्फ एंगल आप बोल रहे होंगे, लेकिन वो कौन सा एंगल था? प्लेन एंगल था। सॉलिड एंगल अभी तक आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करा गया है। क्लास 11th में एक टॉपिक है जहां पर थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा जाएगा, लेकिन सॉलिड एंगल की डिटेल स्टडी आप लोगों को क्लास 12th में कराई जाएगी जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होगे। चलिए फिलहाल के हम आ जाते हैं यहाँ पर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन से ही हमें समझ में आ रहा है, अगर कोई प्लेन में एंगल बन रहा है तो उसे हम प्लेन एंगल बोल देंगे, और सॉलिड में जो एंगल बन रहा होगा उसे हम सॉलिड एंगल बोल देंगे। सॉलिड एंगल को भी समझाऊंगा मैं, प्लेन एंगल को पहले समझ लेते हैं। जैसे प्लेन एंगल क्या है, मान लीजिए दो लाइनें मिलकर के एक एंगल बनाती हैं, पता ही है सबको प्लेन में, और इनके बीच के इस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो ये होता है थीटा हमारा। तो प्लेन में जो एंगल बन रहा होता है उसे हम क्या कह देंगे? प्लेन एंगल कह देंगे। सॉलिड एंगल क्या होता है? आपने कोन देखा होगा, कोन खाया है, आइसक्रीम। ठीक है, तो आइसक्रीम कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि उसकी जो सरफेसेस होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं, और ये कुछ एक यहाँ पर पॉइंट होता है जहां पर कंसंट्रेट होता है, ये होता है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके एंगल का मेजरमेंट हम इसके एरिया से करते हैं। किससे करते हैं? एरिया से करते हैं। तो इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओम से। यहां पर अगर मैं कहूं कि ये एक आर्क है और इसका रेडियस है r, और ये इस आर्क का यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ है l, और यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है थीटा, तो इसमें रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये रिलेशन होता है। तो इस तरीके से हम प्लेन एंगल निकालते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो उसके लिए हमें एरिया की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हमारा एरिया होता है, हमारा कर्व एरिया, ठीक है, तो इसका एरिया को हम a मेजर कर लें और मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस यानी कि रेडियस क्या है? r है। इस केस में म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये होता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो इस तरीके से अभी हम स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, याद रख लीजिएगा इसका फॉर्मूला। प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जिसमें यूनिट्स की जरूरत तो होती है, यानी कि उनकी यूनिट्स तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। प्रिंसिपल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट्स के बहुत सारे सिस्टम है, मतलब मेजरमेंट के बहुत सारे सिस्टम है, उसी को हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इन सिस्टम का काम क्या है? दरअसल मेजरमेंट की पद्धति है ये, कि ऐसे मेजरमेंट करना है। जो ब्रिटिश थे ना, वो यूज करते थे एफपीएस। जो ब्रिटिश थे वो क्या यूज करते थे? एफपीएस सिस्टम यूज करते थे, एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम अभी भी यूज होता है जिसको हम एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं, और सीजीएस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो मेनली ना इन्हीं तीनों, और भी बहुत सारी सिस्टम्स हैं लेकिन उन सिस्टम्स का ज्यादा यूज नहीं, उनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन तीनों के बारे में क्यों पढ़ना है? इन तीनों के बारे में इसलिए पढ़ना है ना क्योंकि बहुत सारी बुक
ठीक है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, या कोई भी साइंस की बुक, ज्यादातर सीजीएस और एफपीएस और एमकेएस तीनों सिस्टम में लिखी गई हैं। तो मान लीजिए कोई बुक जो सीजीएस सिस्टम में लिखी गई है और अभी हम यूज कर रहे हैं एमकेएस सिस्टम, तो हमें जरूरत तो है ना सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में कैसे आया जाए, तभी तो जाकर के हम अच्छे से कैलकुलेशन सीख पाएंगे उस बुक से। ठीक है, तो इसलिए हमें सीजीएस और एफपीएस और एमकेएस तीनों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना होता है। ठीक है, वैसे अब जो बुक्स लिखी जाती हैं वो ज्यादातर एसआई सिस्टम में ही लिखी जाती हैं, और हमारे सिलेबस में भी केवल और केवल एसआई सिस्टम ही है। ठीक है, चाहे वो जेई मेंस का सिलेबस हो, चाहे वो नीट का सिलेबस हो, चाहे वो बोर्ड का सिलेबस हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें सभी में एसआई सिस्टम है। बस थोड़ी सी ना कन्वर्जन हमें आनी चाहिए, कन्वर्जन पे एक दो सवाल बन जाते हैं बस। ठीक है, लेकिन जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो सारे के सारे कैलकुलेशन एसआई सिस्टम में करेंगे। जो भी हम यूनिट्स याद रखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, वो सारी की सारी एसआई सिस्टम में ही याद रखेंगे। चलिए, तो सीजीएस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है और एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो एफपीएस सिस्टम का यूज करते थे। क्या मीनिंग है इनका? दरअसल यहां पर लिखा गया है एमकेएस। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताता हूं, जो भी सिस्टम है इनमें आप लोग देख पा रहे हो कि ये तीन तीन लेटर से बना हुआ है, तीन तीन लेटर से बना हुआ है। इसमें जो पहला लेटर होता है, ठीक है, इस किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का पहला जो लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है मास को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉरी, लेंथ के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, दूसरा जो लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है मास को, और तीसरा जो लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को। याद रखिएगा, पहले क्यों इन तीनों के द्वारा ही क्यों नाम लिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले जो साइंस में हम स्टडी करते थे ज्यादातर मैकेनिक्स की ही स्टडी करते थे, और सारी चीजों के बारे में हमने खोज अच्छे से नहीं करी थी। तो मैकेनिक्स की ही स्टडी उस टाइम पे ज्यादा होती थी, तो उस टाइम पर ना ज्यादातर मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज का ही यूज किया जाता था, मैकेनिक्स की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का ही ज्यादातर यूज किया जाता था। तो मैं जानता हूं कि मैकेनिक्स की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये तीन होती हैं, तो इन्हीं के बेसिस पर इन सिस्टम का नाम दे दिया गया। ठीक है, ये एमकेएस रिप्रेजेंट कर क्या कर रहा है, जैसे कि पहला जो लेटर होता है वो लेंथ के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो लेटर होता है वो मास के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा जो लेटर होता है वो टाइम के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे यहां पर मीटर, मीटर क्या है? यह है लेंथ का यूनिट। यहां पर एम का मतलब है मीटर, और मीटर है क्या? लेंथ का यूनिट। यानी एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट था वो क्या था? मीटर था। एमकेएस सिस्टम में जो मास का यूनिट था वो क्या था? किलोग्राम। एमकेएस सिस्टम में जो टाइम का यूनिट था वो क्या था? सेकंड। वैसे ही सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट था वो था सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम में जो मास का यूनिट था वो क्या था? वो था ग्राम। और सेकंड, इसका मतलब क्या होता है? सेकंड, यानी कि टाइम का जो यूनिट था वो सेकंड ही था। एफपीएस सिस्टम में जो हमारा लेंथ का यूनिट था वो था फुट। क्या था? फुट। और जिसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? फीट होता है। और पी क्या होता है? पी होता है हमारा पाउंड, जो कि मास का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? मास का। यानी कि एफपीएस सिस्टम में मास के यूनिट की जगह पर क्या लिखा जाता था? पाउंड लिखा जाता था, पाउंड का यूज किया जाता था। और टाइम के लिए सेकंड का यूज किया जाता था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सेकंड एक ऐसा है, टाइम का यूनिट जो है वो तीनों सिस्टम में सेम लिया गया है, सेकंड। लेकिन यहां पर लेंथ और मास की यूनिट्स तीनों सिस्टम में चेंज है। बात समझ में आती है? और फिर इन सभी यूनिट्स में हमें रिलेशन भी बताए गए हैं, हमें आना चाहिए वो सब सारी चीजें। तो यहां पर लिखा गया है, देखिए, जैसे यहां पर एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है मीटर। एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है? के से पता चल रहा है, किलोग्राम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। सीजीएस सिस्टम में या गॉसियन सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। फिर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। और फिर टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। लेंथ का यूनिट एफपीएस सिस्टम में क्या होता है? फुट, जिसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? फीट, जिसको हम एफटी से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का यूनिट क्या होता है? पाउंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है? इसमें भी सेकंड ही होता है। तो ये तो रही बात किसकी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को के यूनिट्स के बारे में।
अब मान लीजिए कि इन फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से अगर कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बन रहा है तो उसकी यूनिट्स क्या होगी, तो उसकी भी यूनिट्स साइंटिस्टों ने डिफाइन करी। अब यूनिट्स भी हम निकालना सीखेंगे, उसका भी एक तरीका होता है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आता होगा। जैसा कि अगर मैं कहूं कि फोर्स एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, उसकी एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में यूनिट्स क्या होगी। तो सबसे पहले फोर्स का एमकेएस सिस्टम में, जिसे अब एसआई सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, उसमें यूनिट क्या होती है, आप लोग सबको पता होगा, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, लेकिन एमकेएस सिस्टम में अगर उसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट होती है। बाद में हम इसका कैलकुलेशन सीखेंगे कि फोर्स का हमने ये यूनिट कैसे निकाला, अभी थोड़ी देर बाद में सीखने वाले हैं। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। क्या होता है, डाइन, DYNE, ठीक है। और एमकेएस सिस्टम में डाइन होता है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो इस फॉर्म में किलोग्राम की जगह पर क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। मीटर की जगह पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। और सेकंड की जगह पर सेकंड ही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही मैं एफपीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट लिखना चाहूं तो इसको हम बोलते हैं पाउंडल। क्या बोलते हैं, पाउंडल। बात समझ में आती है। अब ये पाउंडल को अगर मैं तोड़ करके इनके फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखूंगा, ग्राम की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, बताओ, पाउंड। क्या लिखूंगा मैं, पाउंड। सेंटीमीटर की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, बताइए आप लोग, सेंटीमीटर की जगह पर मैं लिखूंगा फुट, यानी कि पाउंड इंटू फीट। फिर सेकंड की जगह पर सेकंड ही, तो सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा पाउंडल का ये मीनिंग हो जाएगा, डाइन का ये हो जाएगा, और न्यूटन का ये हो जाएगा। तो फोर्स की यूनिट्स लिख दी। वैसे ही हम वर्क डन की यूनिट्स भी लिख सकते हैं, वैसे ही हम पावर की यूनिट्स भी लिख सकते हैं। वैसे ही डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो इन तीनों से डिराइव होकर के आई हैं, उनकी यूनिट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा। बात समझ में आती है। तो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हमारा एक एमकेएस है, दूसरा सीजीएस है, तीसरा एफपीएस है। तो इनमें कुछ कुछ चीजें हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वो चीजें पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज, एमकेएस सिस्टम को ही अब एसआई सिस्टम बोल दिया गया है। पहले एमकेएस सिस्टम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज केवल 3 लिया जाता था, लेकिन एसआई सिस्टम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टोटल कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई सिस्टम में यूनिट्स क्या होंगी, उसके बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं हम। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे सिस्टम थे, और पूरे वर्ल्ड के लिए पूरे इंटरनेशनल सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम डिफाइन करना था, जिसको हमने इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई सिस्टम ही बोल दिया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और हमने ये डिसाइड किया एसआई सिस्टम के द्वारा कि टोटल 7 नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन 7 नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट्स भी डिसाइड करी गई, डिफाइन करी गई। और उन यूनिट्स के कुछ कुछ सिंबल भी दिए गए, जैसे कि लेंथ का यूनिट हमने डिफाइन करा मीटर। क्या डिफाइन करा, मीटर। और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m। मास के लिए हमने यूनिट डिफाइन करा किलोग्राम, और ये फिक्स हो गया कि इसका अब एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगा, हमेशा किलोग्राम ही होगा। और किलोग्राम के लिए हम क्या लिखते हैं, केजी। टाइम के लिए जो हमारा यूनिट था वो था सेकेंड, और सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, या हम इसको SEC से भी कभी कभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर का यूनिट बता दीजिए आप लोग, सोचिए, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। और केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या यूनिट क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। और मोल का सिंबल क्या होता है, MOL। MOL से हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। मोल का फुल फॉर्म होता है, अगर हम मोल लिखना चाहें पूरा तो MOLE लिखेंगे, लेकिन मोल का सिंबल लिखना चाहें तो MOL लिखेंगे केवल। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और कैंडेला को हम लिखते हैं, उसका जो सिंबल होता है वो होता है CD। तो इस तरीके से हमने इनकी डिफरेंट इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स डिफाइन कर ली। अब इन्हीं 7 यूनिट्स की हेल्प से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है। अब यही 7 मिलकर के डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को बना रही होंगी, ठीक है। और इनकी ये सिंबल होंगे।
तो ये हो गया हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सवाल है, सॉल्व कीजिए, पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग, फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, बोल रहा है सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इन चारों में से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में कौन सी लिस्ट इंटर नहीं कर सकती है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमने ना डिफाइन करा, हम उनके अलावा और फिजिकल क्वांटिटीज को भी डिफाइन कर सकते थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, उनको हटा करके। कहने का मतलब हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे लिए जो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी। तो एक चीज समझिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने लेंथ लिया, मैंने टाइम लिया, और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज स्पीड। क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटीज होती है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर हमने 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ले लिया है ना, तो तीसरे को लेने की जरूरत नहीं है। हम तीनों को नहीं ले सकते, तीनों को लेते तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज बिना मतलब का बढ़ जाता। ठीक है, हमारा इन दोनों से ही काम चल गया, तो तीसरे को हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में ले लिया। कहने का मतलब यह है, ध्यान समझना, हम चाहते तो स्पीड और टाइम को भी ले सकते थे, लेंथ हमारा क्या हो जाता, तब डिराइव्ड हो जाता। मतलब ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है, इनमें से 2 को, किसी को 2 को ही लेना है, तीसरे को नहीं लेना है। तो अगर हम टाइम और स्पीड को ले लेते तो हमारा लेंथ क्या हो जाता, डिराइव्ड हो जाता। अगर हम लेंथ और स्पीड को ले लेते तो हमारा टाइम क्या हो जाता, डिराइव्ड हो जाता। हमने लेंथ और टाइम को फंडामेंटल ले लिया तो हमारा स्पीड क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। बात समझ में आती है? तो किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के सिस्टम में 3 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी नहीं हो सकती है जो तीनों की तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। हमें सिंपल सा ये फंडा याद रखना है कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज जो तीनों एक दूसरे से तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज जो तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, वो कभी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट में नहीं हो सकती हैं। यहां पर आ जाइए, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। तो लेंथ, मास और वेलोसिटी तीनों मिलकर के कोई एक इक्वेशन नहीं बनाती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो लेंथ, मास और वेलोसिटी को अगर हमने ले लिया ना कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो यहां पर टाइम क्या हो जाएगा, यहां पर टाइम हो जाएगा हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम ही तो होता है। ये तीनों मिलकर के एक फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी ये कभी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट में नहीं आ सकती है। मास, टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम और वेलोसिटी को अगर हमने ले लिया तो यहां से लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। अब डिराइव्ड हो गया तो इसको तो लिया नहीं है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सीरीज में आ सकते हैं। लेंथ, टाइम एंड मास, लेंथ और टाइम को ले लिया तो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, फंडामेंटल डिराइव्ड हो गई, और लेंथ, मास और टाइम हमारा ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता ही है, तो ये भी उस लिस्ट में आ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा लिस्ट है जो तीनों के तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। तो चलिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट को फाइंड आउट करना सीखते हैं, कैसे फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट को फाइंड किया जाता है। चलिए, एरिया, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पूछता है तो उस फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर हमें यूनिट एंड डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एरिया के ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला नहीं होता है। स्क्वायर का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है, सिलेंडर का एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सबके अलग अलग एरिया होते हैं। ट्रायंगल का एरिया होता है।
कोई सा भी एक उठा लो, कोई सा भी एक उठा लो। तो मैंने क्या करा ना, मैंने स्क्वायर ही ले लिया, आसान होता है। इसका एक साइड ए है तो दूसरा साइड भी ए हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तुम रेक्टेंगल ले लो। तो रेक्टेंगल में लेंथ L और ब्रेथ B, हम इसको ब्रेथ तो बोल रहे हैं लेकिन ये भी लेंथ ही तो है। ये बड़ा लेंथ है, ये छोटा लेंथ है। बड़े वाले लेंथ को हम लेंथ बोल देते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, इसको हम ब्रेथ बोल देते हैं छोटे वाले लेंथ को। बात समझ में आती है? तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बताओ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर इंटू लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एरिया। मैंने यहां पर लेंथ का यूनिट क्या रखा, मीटर, लेंथ का यूनिट क्या रखा, मीटर, क्योंकि मीटर क्या होता है, SI यूनिट ऑफ लेंथ होता है। तो SI यूनिट ही हमें पुट करनी है और फाइनली जो मिलेगा हमें वो क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ जिस फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले में हमने पुट किया उसका SI यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम SI यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा, अगला क्वांटिटी हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मीटर क्यूब इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का SI यूनिट लीटर नहीं होगा, लीटर इज नॉट द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अगर हमें SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम पूछे हमें क्या बताना है, मीटर बताना है, मीटर क्यूब बताना है। SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना। ये बताइए वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, सबको याद होगा? क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? अगर नहीं पता है आप लोगों को तो फिर अलग से वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है। इसी को उठा करके यहाँ पर पुट कर दो तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकंड, ये सेकंड मिलकर क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जो होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, उसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक और चीज है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, और ये बताओ ये है क्या, दरअसल ये है s की पावर 2 नीचे की तरफ। हम जानते हैं 1 अपॉन x टू दी पावर 2 कहीं पर लिखा हो तो ये जब ऊपर जाता है तो x टू दी पावर में क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है, और ये हो जाता है x टू दी पावर -2। इस तरीके से आपने कैलकुलेशन किया होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m इंटू एस की पावर -2। तो बुक में ऐसा भी लिखा गया होगा कहीं पर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वांटिटी हमारा फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, यूनिट्स लिखिए। बताइए मास का यूनिट SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का SI यूनिट अभी निकाला हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पुट कर दीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक साथ लिख लीजिए, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से। अभी हमने लिखा था न्यूटन की जगह पर क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहीं पर लिखा था ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आ गया ना समझ में, कैसे आया था हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की जगह पर। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स का SI यूनिट। उसके बाद से अगला फिजिकल क्वांटिटीज है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, तो P, और मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा पिछले क्लासेस में। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो फाइनली हमारा मोमेंटम का SI यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। याद रहेगा आप लोगों को, याद भी रखना है, हाँ याद भी रखना है, और तरीका भी आना चाहिए। वर्क डन या वर्क, ठीक है, या एनर्जी, वर्क डन या एनर्जी, दोनों की SI यूनिट सेम होती है। बाद में सीखेंगे कैसे सेम होती है।
वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और W का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बताइए फोर्स का अभी हमने यूनिट देखा था, क्या यूनिट देखा था, पीछे जाकर के आप देख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर होता है। एसआई यूनिट ही हमें पुट करना है। अभी बताओ यहाँ पर एक मीटर है और यहाँ पर एक मीटर है, मीटर और मीटर मिलकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन या एसआई यूनिट ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी। एनी टाइप ऑफ एनर्जी या वर्क डन का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को ही हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं जूल। याद रहेगा आप लोगों को, इसी को ही हम जूल बोलते हैं। तो ये हो गया एसआई यूनिट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन बताओ, फाइंड द CGS unit of work done, find the CGS unit of work done। कैलकुलेट कीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके देखिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलिए हम देखते हैं वर्क डन का सीजीएस यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें फोर्स की भी सीजीएस यूनिट आनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा इसके पहले कुछ देर पहले कि फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। क्या होती है, डाइन। लिख दो डाइन इनटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और डाइन इनटू मीटर मिलकर क्या बनाता है, इसको हम बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को कि वर्क डन या एनर्जी की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग, और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन होता है। लेकिन एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम जूल बोलते हैं। बात समझ में आती है। तो अगर एक वर्ड में पूछता है तो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, मतलब सीजीएस सिस्टम में वर्क डन के यूनिट को अर्ग बोला जाता है। चलिए यहां तक तो बात कंप्लीट होती है। अब अगर मुझे यह पता करना है कि डाइन को हम इस फॉर्मेट में कैसे लिखें, तो ये बताओ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब सीजीएस यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में ग्राम इनटू एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, बताओ, एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या मैं लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस का सीजीएस सिस्टम में यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दूं मैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप लोग यहां से भी देख सकते थे, आप डायरेक्टली किलोग्राम को किसमें चेंज कर दो, ग्राम में, मीटर को किसमें चेंज कर दो, सेंटीमीटर में, और बाकी एस स्क्वायर। ये हो जाएगा किसका, वर्क डन का सीजीएस सिस्टम में यूनिट, और इसी को अर्ग बोला जाता है, इसी को अर्ग बोला जाता है। वैसे ही फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अगला सवाल है आपके सामने, फाइंड द एसआई सिस्टम ऑफ डेंसिटी। पढ़ा होगा आप लोगों ने डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वॉल्यूम का एसआई सिस्टम में यूनिट अभी निकाला था हमने, मीटर क्यूब। पीछे जाकर ये देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द एसआई सिस्टम ऑफ डेंसिटी। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, किलोग्राम किसमें चेंज हो जाएगा, ग्राम में, मीटर किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सीजीएस सिस्टम में हमारा डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रहेगा। चलिए अब अगर मैं एफपीएस सिस्टम में पूछ दूं तो कोई बता पाएगा, एफपीएस सिस्टम में डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम की जगह पर क्या आ जाएगा, पाउंड। क्या आ जाएगा, पाउंड। पर सेंटीमीटर की जगह पर क्या आ जाएगा, फीट। तो सेंटीमीटर पर फीट क्यूब इज द एफपीएस सिस्टम, एफपीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। अगला सवाल है हमारा,
प्रेशर और स्ट्रेस का एसआई सिस्टम में यूनिट बताना है। प्रेशर और स्ट्रेस मैंने दोनों को साथ में क्यों लिखा, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। आप लोग इसमें डिफरेंस समझेंगे जब आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलास्टिसिटी पढ़ेंगे उस टाइम पर। फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं किलोग्राम मीटर 1 - 2 इज इक्वल टू -1, और पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है मीटर की पावर -1 का नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ऐसे लिखो, या सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेकर के जाओ, इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -2। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएस सिस्टम में बस इसी को चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12 में पढ़ोगे, जानने की जरूरत नहीं है, अगर जानना भी चाहते हो तो F/Q, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, ठीक है। क्लास 12 में आप लोग इसको सीखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो सब सारी चीजें। फोर्स, चलिए चार्ज के बारे में क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के साथ रिलेशन, ठीक है। तो आपने पाया होगा चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मुझे चार्ज को क्यों ऐसे तोड़ना पड़ा, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को डिफाइन करने के लिए सबको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में लेकर के जाना है, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को एक दो चीज सिखाऊं मैं। जैसे कि मान लीजिए कि ना मुझे फोर्स का डायरेक्ट नहीं पता है, मुझे फोर्स का डायरेक्ट यूनिट नहीं पता है और मुझे प्रेशर की यूनिट चाहिए, लेकिन फॉर्मूला मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे यूनिट कैलकुलेट करना है प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे लिखूंगा मैं। अब फिर फोर्स का मैं फॉर्मूला लिख दूंगा यहीं पर, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। करना क्या है हमें, हमें ये करना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट डिफाइन करनी है, यूनिट लिखनी है, उसको फंडामेंटल में तोड़ते चले जाना है जब तक लास्ट तक सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल ना हो जाएं। मास इंटू एक्सीलरेशन, अब मास भी हमारा फंडामेंटल हो गया, डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर भी हमारा फंडामेंटल हो गया, लेकिन एक्सीलरेशन अभी भी डिराइव्ड है। एक्सीलरेशन को तोड़ो तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पर टाइम भी फंडामेंटल हो गया, लेकिन वेलोसिटी अभी भी डिराइव्ड है, तो लिखो यहाँ पर m डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू टी। अब वेलोसिटी को तोड़ो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, मास डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू टाइम का स्क्वायर। बताओ मास का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। लेंथ का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। फाइनली इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। क्या देखो यही आया कि नहीं आया, यही आया ना। तो इस तरीके से भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिसे हमें याद रखना है। तो इस तरीके से भी हम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को निकाल सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और चार्ज के का रिलेशन देखना पड़ेगा हमें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ये कैसे रिलेशन बना रही है। तो चार्ज का हम जानते हैं करंट इनटू टाइम होता है, करंट इज इक्वल टू पड़ा है ना चार्ज अपॉन टाइम, तो उसी टाइम को मैं इधर लेकर के आया, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और टाइम भी हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। लिख दीजिए यहाँ पर, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाई चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट, आई से रिप्रेजेंट कर दो, इनटू टाइम। कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब बताओ एक्सीलरेशन को भी तोड़ सकते हो फर्दर, जैसे हमने प्रेशर के लिए तोड़ा, हमने जैसे प्रेशर के लिए
एक्सीलरेशन को v अपॉन टी लिखा, फिर v को l अपॉन टी लिखा, ऐसे तोड़ते हुए चले जा सकते हो, लेकिन एक्सीलरेशन की यूनिट हमें याद हो ही जाती है। एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास है तो इसका यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता है। अभी तक हम जिसमें खेल रहे थे वो सारे के सारे मैकेनिक्स के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे, लेकिन अब यहाँ पर एक नया फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हुआ, करंट। वैसे ही सातों फिजिकल क्वांटिटीज कहीं पर भी, सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहीं पर भी आ सकती हैं। बात समझ में आती है? तो ये आ गया ना। अब बताओ करंट का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या डिसाइड करा गया है? एम्पियर। क्या डिसाइड करा गया? एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल ए से और इंटू टी यानी कि सेकंड। बात समझ में आती है? अब देखो ये सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा और एक और सेकंड है तो ये मिलकर के सेकंड क्यूब हो जाएंगे, तो फाइनली हमारा जो यूनिट होगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर, दोनों नीचे है ना, एम्पियर इंटू सेकंड का स्क्वायर और एक मिलकर क्या हो जाएगा? क्यूब। तो इस तरीके से हमारा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर एम्पियर इंटू सेकंड क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का एसआई सिस्टम में यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सवाल दिया गया है यहाँ पर, सवाल है कि फाइंड द एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई सिस्टम में यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेशन क्या है। कोई फॉर्मूला पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे। हमें तो पता ही नहीं है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। तो क्लास 11 के फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर ग्रेविटेशन में आप पढ़ेंगे इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां से इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी की यूनिट्स फाइंड आउट करनी है तो फाइंड कर लो इसका फॉर्मूला। तो G इज इक्वल टू, बाकी सबको इधर लेकर के आओ, ये हो जाएगा F आर स्क्वायर, इधर नीचे है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। सबकी यूनिट्स लिखना स्टार्ट करो। फोर्स का यूनिट हमें पता होता है, नहीं पता होगा तो अभी पीछे जो मेथड बताया उससे निकाल लेना। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू आर का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर मास इंटू मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किलोग्राम का स्क्वायर। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया, 1 किलोग्राम अभी भी नीचे बचा हुआ है। मीटर स्क्वायर से, अब देखो ये ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, ये देखो सेकंड स्क्वायर नीचे है, ऐसे लिख लो पहले, किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसे है, घबराने की जरूरत नहीं है। किलोग्राम मीटर किलोग्राम स्क्वायर, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखना मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब मिलकर क्या हो जाएंगे? मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, देखो एक सेकंड स्क्वायर नीचे बच रहा है और एक क्या बच रहा है? किलोग्राम बच रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम नीचे है, ऊपर आएगा पावर -1 हो जाएगा और मीटर का क्यूब और सेकंड की पावर -2। तो ये हो जाएगा हमारा एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। इस तरीके से भी लिखो, इस तरीके से भी लिखो, दोनों सही है। एसआई प्रीफिक्सेस, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एसआई प्रीफिक्स क्या होता है। एसआई प्रीफिक्स दरअसल क्या होता है ना कि हम बहुत सारे यूनिट्स का यूज करते हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत सारे यूनिट्स। अब उन बहुत सारे यूनिट्स का यूज क्यों करते हैं हम, एक ही यूनिट का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि क्या है ना कि अगर मान लो किसी एक यूनिट का यूज करेंगे हम, तो एक यूनिट का यूज करेंगे तो कोई क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, कोई क्वांटिटी बहुत कम होती है। अब इन कम ज्यादा की वजह से कोई, जैसे मान लेते हैं कि हम किलोग्राम का यूज कर रहे हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम किलोग्राम का यूज कर रहे हैं और हमने एक मच्छर ले लिया, ऐसा समझो, ठीक है, और उस मच्छर की जो पंख होती है उसका मेजरमेंट किया, उसके मास का मेजरमेंट किया। मैंने एक मच्छर लिया, मच्छर के पंख क्या
पंख निकाला और पंख के मास का मेजरमेंट किया। तो पंख के मास का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो वो कुछ मिलीग्राम में आएगा, शायद किसमें आएगा, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। बताओ किलोग्राम यूनिट का यूज करते हुए उसका मेजरमेंट करना सही होगा? अगर मान लो हम मेजरमेंट कर भी लेते हैं किसी भी तरीके से तो क्या आएगा, समथिंग ऐसे आएगा 0.00001 ग्राम, 1 किलोग्राम, ऐसे कुछ आएगा 0.00001 किलोग्राम। क्या ऐसा लिखना सही लग रहा है हमें? ऐसे ही मान लो कि जैसे अभी एग्जांपल लिया मैंने, घर बन रहा है और घर में सरिये की जरूरत है और बहुत सारे सरिये की जरूरत है, और हमने जब उसका मेजरमेंट किया तो कुछ इतना किलोग्राम आ रहा है, इतना किलोग्राम आ रहा है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मास का मेजरमेंट करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, बहुत छोटे मास का मेजरमेंट करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इस चीज से कई सारे अक्षर, कई सारे लेटर्स लिखने से बचने के लिए हमने क्या करा, हमने छोटी यूनिट भी डिसाइड कर ली, हमने बड़ी यूनिट्स भी डिफाइन कर ली। और छोटी यूनिट बड़ी यूनिट डिफाइन कैसे करी, हमने प्रीफिक्सेस लगा दिए। हमने ये जो किलोग्राम है या ग्राम है या मीटर है या लीटर है, उसके सामने एक प्रीफिक्स लगा दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मीटर है तो मीटर के सामने या तो नैनो लगा दो, या तो मिली लगा दो, या तो माइक्रो लगा दो, ठीक है। तो इसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, जो किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट के सामने लग करके उसकी वैल्यू में परिवर्तन कर देता है। जो किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट के सामने लग करके उसकी वैल्यू में परिवर्तन कर देता है, उसको हम SI प्रीफिक्स बोलते हैं, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और फिलहाल यहाँ पर हम SI सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो इसे हम SI प्रीफिक्स बोल देंगे। किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट के सामने लग करके उसकी वैल्यूज में अगर वो चेंजेस कर देता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, SI प्रीफिक्स बोलेंगे। और कुछ SI प्रीफिक्स यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा डिफाइन करी गई है, ठीक है। जैसे कहीं पर अगर मीटर के सामने एक्सा लगा हुआ है, एक्सा की जगह पर देखो एक्सा के लिए हम सिंबल कैपिटल E का यूज करते हैं। तो अगर मीटर की जगह पर क्या लगा हुआ है, कैपिटल E लगा हुआ है, तो 1 एक्सा मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, इस E का मतलब होता है 10 की पावर 18। क्या होता है, 10 की पावर 18। तो E का मतलब होता है 10 की पावर 18, तो 10 की पावर 18 आ जाएगा और ये हो जाएगा इतना मीटर। बात समझ में आती है? तो कहीं पर ना 1 के आगे अगर 18 जीरो के बाद मीटर आ रहा होगा तो उस 18 जीरो के लिए हम क्या लगा देंगे, E का यूज कर लेंगे। जहां जहां E है उसका मतलब क्या है, 10 की पावर 18, और जहां जहां पर 10 की पावर 18 होगा वहां पर क्या यूज कर सकते हैं, हम कैपिटल E का यूज कर सकते हैं। तो इस एक्सा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 18। बात समझ में आती है? जैसे यहां पर लिखा गया है तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह है 10 की पावर 9 किलोग्राम। तो सबसे पहले तो इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करो। एक और चीज है, इन ये जो भी प्रीफिक्सेस लगते हैं ना, ये जो प्रीफिक्सेस लगते हैं वो बेस यूनिट के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं, बेस यूनिट, SI यूनिट के साथ नहीं, बेस यूनिट के साथ। अब देखो बेस यूनिट क्या होता है, हमारा जो मीटर होता है, हमारा जो मीटर होता है ये बेस यूनिट है। और देखो मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है लेकिन बेस यूनिट ग्राम होता है, ये याद रखिएगा। बेस यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। जैसे लीटर होता है, जैसे सेकंड होता है, तो ये बेस यूनिट्स हैं, मतलब इनके आगे ना पीछे कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स नहीं लगा हुआ है। किलोग्राम में ना ग्राम के आगे किलो लगा हुआ है। चलिए, तो इन बेस यूनिट के सामने लग करके ना कोई भी वर्ड अगर उसमें उसके वैल्यू में चेंजेस कर देता है तो उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। अब देखिए इसको मैं 10 की पावर 9 किलोग्राम लिख सकता हूं, इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं अज्यूम मतलब चलो यहां पर किलोग्राम ना लिख करके ना ग्राम लिख दो, इतना ग्राम था, ठीक है, इतना ग्राम था, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 9 ग्राम। अब देखो ऐसा लिखने से बचने के लिए या तो 10 की पावर 9 ग्राम लिख लो। अब 10 की पावर 9 ग्राम को भी थोड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें लिखना है, तो ये बताओ यहाँ पर देखना ध्यान से, 10 की पावर 9 के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है गीगा, क्या लिखा हुआ है, और उसका सिंबल क्या है, कैपिटल G। तो इस 10 की पावर 9 की जगह पर मैं लिख सकता हूं 1 गीगा मीटर, सॉरी ग्राम है, 1 गीगा
ग्राम। तो जैसे ही 1 गीगाग्राम आया तो इस गीगा का मतलब क्या है, किसकी जगह पर आया, 10 की पावर 9 की जगह पर आया। अब मान लीजिए इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है तो गीगा की जगह पर क्या लिख देंगे, 10 की पावर 9 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें एसआई प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए छोटी यूनिट या बड़ी यूनिट का यूज मतलब बना सकते हैं, छोटी यूनिट या बड़ी यूनिट हम लोग बना सकते हैं एसआई प्रीफिक्सेस का यूज करके। किसके सामने यूज करना है, बेस यूनिट के सामने यूज करना है। जैसे लेंथ की बेस यूनिट मीटर होती है, मास की बेस यूनिट ग्राम होती है, वॉल्यूम की बेस यूनिट लीटर होती है और टाइम की बेस यूनिट सेकंड होती है। इनके सामने लिख करके इनकी वैल्यूज में ये क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। अब चलिए मैं रीड कर देता हूं, आप लोगों को याद रख लेना है। जैसे कि जहां पर भी एक्सा आता है, एक्सा के लिए हम कैपिटल ई का यूज करते हैं और कैपिटल ई का मीनिंग होता है 10 की पावर 18। तो जहां जहां पर कैपिटल ई है वहां पर 10 की पावर 18 हम लिख सकते हैं। जहां पर कैपिटल पी है वहां पर 10 की पावर 15 लिख सकते हैं। जहां पर कैपिटल टी है यानी कि टेरा, 10 की पावर 12 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। अब देखो इन दोनों को याद रखने का एक आसान सा तरीका है, दोनों कुछ सिमिलर होते हैं। ये है बड़ी यूनिट का प्रीफिक्स और ये है छोटी यूनिट का प्रीफिक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें छोटी यूनिट का यूज करना है तो जितना गुना छोटी यूनिट का यूज करना है उसके हिसाब से 10 की पावर -1 का मतलब होता है डेसी, 10 की पावर -2 का मतलब होता है सेंटी। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 0.00001 किलोग्राम, तो ग्राम किलोग्राम की जगह पर अभी फिलहाल के लिए ग्राम लिख लो आप। ऐसा लिख लो। ये बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 1 2 3 4 5 माइनस का 5 ग्राम लिख सकता हूँ ऐसा। अब देखो ध्यान से, 10 की पावर -5 का कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसको ऐसे लिख लो आप, 10 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम। अरे कोई दिक्कत इसमें किसी को? यहाँ पर देखो 10 की पावर -5 था, उसको मैंने ऐसे लिख लिया। 10 की पावर -6 मिल करके क्या हो जाएंगे, 10 की पावर -5 हो जाएंगे, पता है ना सबको। यहाँ पर इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 - 6 = -5 होता है, हो जाएगा ये। अब ये बताओ 10 की पावर -6 ग्राम, 10 की पावर -6 का क्या सफिक्स है सफिक्स माइक्रो। तो क्या मैं 10 की पावर -6 की जगह पर माइक्रो लिख दूं, माइक्रो का ये सिंबल होता है, तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पर 10 माइक्रोग्राम, ऐसा लिख सकता हूं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो आप लोगों को इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सफिक्स और प्रीफिक्सेस का यूज करना है। और प्रीफिक्सेस, इधर वाले जो प्रीफिक्सेस हैं वो क्या है, छोटे यूनिट का यूज करने के लिए है, मतलब छोटी क्वांटिटी होगी तो इसके लिए हम इस वाले प्रीफिक्सेस का यूज करेंगे, 10 की पावर माइनस वाले, और 10 की पावर प्लस वाले का यूज कब करेंगे, जब बड़ी यूनिट्स का यूज करना होगा, जब ज्यादा क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका मेजरमेंट करना होगा, तब हम बड़े प्रीफिक्सेस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 10 की पावर 18 को एक्सा बोलते हैं, वैसे ही 10 की पावर -18 को अट्टो बोलते हैं। 10 की पावर 15 को जैसे पेटा बोलते हैं, वैसे ही 10 की पावर -15 को फेम्टो बोलते हैं। 10 की पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 की पावर -12 को पीको बोलते हैं, वैसे ही। और इनके सिंबल्स भी दिए गए हैं आपको यहाँ पर, ध्यान से देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, छोटे यूनिट्स के जो सिंबल होते हैं वो छोटे लेटर में होते हैं और बड़े यूनिट्स के जो सिंबल होते हैं वो बड़े लेटर में होते हैं। यहाँ पर एक जो सिंबल है ना म्यू, वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया, बाकी सारे लेटर्स हैं लेकिन ये एक अलग सिंबल दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चीजों को करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के कर लेते हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली क्या है ना कि हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए हम सफिक्सेस का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यूनिट्स का हम कन्वर्जन कर सकें, जैसा कि अभी हमने देखा छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना। अब उसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको कुछ एक टेबल दिख रही है, जिसमें टेबल में मैंने क्या करा है, 7 जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा वेरी नहीं है इसमें। तो ये है मीटर, ग्राम, सेकंड या अदर बेस यूनिट। कैसा यूनिट्स है ये, कौन सी यूनिट्स है, बेस यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स के सामने ये लगने वाले प्रीफिक्सेस है, जैसे डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, ये क्या है, प्रीफिक्सेस है। अगर मीटर के सामने किलो लग गया, जैसे मैंने बोला कि बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर, हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर। आप कैसे बताओगे, आप इस टेबल की हेल्प से बता सकते हो। एक चीज मैं आपको बताता हूं, डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1, हेक्टो का मतलब होता है 10 की पावर 2, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। पीछे जाकर के देख लेना आप,
डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2 और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। या तो याद कर लो ये, या तो ये एक तरीका है किलो से लेकर के केवल मिली तक, इसके आगे और पीछे जाओगे तो ये तरीका फॉलो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लो मुझे चाहिए कि 1 किलो में कितने मीटर है, तो आप ये याद कर लो। कैसे याद कर लो? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब मान लो मुझे 1 किलोमीटर में कितने मीटर चाहिए, तो 1 के नीचे 1 लिखो और मीटर के नीचे, मीटर के नीचे तक यहां तक 0 लिखते चले जाओ। हेक्टो के नीचे ये कितने 0 आ रहा है? 3 0 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 0 लिखो इतना मीटर। अब वैसे ही अगर मीटर में, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो सेम चीजें रहेंगी, बस ये जो 1,000 वो नीचे आ जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, मैंने यहाँ पर ऐसे ही नोट कर लिया है, लेकिन आप लोग अगर इसको याद रखते हो तो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए। डेका का मतलब होता है 10 की पावर -1, हेक्टो का मतलब होता है 10 की पावर -2, किलो का मतलब होता है 10 की पावर -3। इस तरीके से आप लोग याद रख लो। अब देखो इस तरीके से ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखो, जैसे चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमसे बोला गया 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा। तो किलो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3, तो बस लिख दो केवल 10 की पावर 3। किलो के जगह पर क्या लिख दो? 10 की पावर 3। अगर आपसे पूछा जाता है 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा, मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। देखो ध्यान से, मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3। पुट कर दो यहां पर। अगर आपसे किसी ने पूछा 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो आप क्या बोलोगे? हेक्टो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2, लिख दो 10 की पावर 2 मीटर। हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसी का उल्टा, अगर किसी ने बोला कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो ये बताओ मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। तो आपको क्या करना है ना, अगर देखो मिलीमीटर से मीटर में आना है ना, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर -3 से। लेकिन अगर जिस यूनिट में आप जा रहे हो, जिस यूनिट में, जिस डिराइव्ड यूनिट में आप जा रहे हो, उसका मीनिंग, उसका वैल्यू जितना होता है ना, उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 की पावर -3 मिलीमीटर। चलिए एक सवाल, एक दो सवाल करते हैं ना, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज यहां पर देखिए, चलिए देखिए सिंपल सा क्या करना है हमें एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी एक यूनिट से आपको दूसरे यूनिट में जाना है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है, और इसके साथ एक सफिक्स यूज किया गया है, प्रीफिक्स यूज किया गया है ए, और इसके साथ प्रीफिक्स यूज किया गया है बी। आपको सिंपली क्या करना है, जिस प्रीफिक्स से आप जा रहे हो, जिस प्रीफिक्स, जो पहले प्रीफिक्स है जिसका चेंज कर रहे हो, उससे, उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। प्रीफिक्स की वैल्यू मैंने आपको बता दी ना, यहां पर हर प्रीफिक्स की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, हर प्रीफिक्स की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है। एक्सा का मतलब 10 की पावर 18, पेटा का मतलब 10 की पावर 15, टेरा का मतलब 10 की पावर 12। वैसे ही डेसी का मतलब 10 की पावर -1, सेंटी का मतलब 10 की पावर -2। ये प्रीफिक्स की वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है। ये सारी वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये सभी प्रीफिक्स की ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी जाकर के ये फॉर्मूला आसानी से लगा पाओगे और 1 से 2 सेकंड में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास सवाल है
कि एक यूनिट है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से बनाते हैं हम। जैसे कोई सी भी बेस यूनिट है, बेस यूनिट है u, और एक का सफिक्स है a, दूसरे का सफिक्स है b, ऐसा मान करके चलना है। तो जिस सफिक्स का आप चेंज कर रहे हो उसके वैल्यू को, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ a ऊपर रखना है, और जिस सफिक्स में आप जा रहे हो उसके वैल्यू को नीचे रखना है। यह है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लिख लो। अभी समझाता हूं कैसे। अब यहां पर पूछा गया है कि 1 मिलीग्राम, हाउ मेनी मिलीग्राम इन 1 हेक्टोग्राम। आपसे क्या पूछा गया है, 1 हेक्टोग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। देखिए सिंपल सी बात है, 1 हेक्टोग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। सिंपल सी एक लाइन बनाओ, ऊपर क्या लिखोगे, जिस सफिक्स, जिस यूनिट को आप चेंज कर रहे हो उसमें जो सफिक्स यूज हुआ है उस सफिक्स की वैल्यू कितनी है। हेक्टो का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 2, ठीक है, और किस में जा रहे हो, मिली में जा रहे हो। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। हो गया, करो कैलकुलेट इसको, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 और -3 ऊपर जाएगा तो +3, इतना क्या हो जाएगा मिलीग्राम 1 हेक्टोग्राम में। यानी 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 मिलीग्राम। चेक कर लो, चेक कर लो, ये 1 हेक्टोग्राम में 10 की पावर 5 मिलीग्राम। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है। VA का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स A, और VB का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स B। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आगे एक दो सवाल और होंगे, करते हैं इनको। अब देखिए क्या है ना, कि आपसे पूछ रहा है कि एक मतलब 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होंगे। तो ये तो और ज्यादा आसान है, सिंपल सा, बेस यूनिट पहले से ही है। नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9, बस हो गया, काम खत्म। नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9। नैनो को हम चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए उसको ऊपर रखा। अगर नैनो में जाना होता, जैसे मान लीजिए पूछा होता आपसे कि 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं, तब आप क्या करते, तब आपको देखो 1 सेकंड में ना इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है तो 1 रख दो, और नैनो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +9। तो आप याद रखिएगा कि 1 नैनो सेकंड में 10 की पावर -9 सेकंड होता है, लेकिन 1 सेकंड में 10 की पावर 9 नैनो सेकंड होते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कभी सेकंड पूछता है तो उसकी जगह पर भी 10 की पावर -9 नैनो सेकंड लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना हमें, अगर नैनो सेकंड से सेकंड में जाना है तब 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सेकंड से नैनो सेकंड में जाना है, हमें प्रीफिक्स वाले में जाना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है उसकी वैल्यू से। आगे एक सवाल है, हाउ मेनी मीटर इन 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -6, हो गया आंसर। तो 10 की पावर -6 मीटर होता है, ये तो और ज्यादा आसान था। बोल रहा है कि हाउ मेनी फर्मी इन 0.1 माइक्रोमीटर। अभी फर्मी के बारे में बता लूंगा, उसके बाद ये सवाल करेंगे। लीटर के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। चलिए अभी इसको सॉल्व करने से पहले अभी कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं इन पे। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आप लोग उस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ध्यान में रख करके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। और ये कुछ एक तरीका है, जैसे कि मान लीजिए ये किलो से लेकर के मिली तक ही एप्लीकेबल होता है। अगर हमसे पूछे कि 1 किलो में कितने मिली होते हैं, 1 किलो में कितने मिली होती है, तो 1 किलो के नीचे 1 लिखना है और मिली के नीचे तक 0 लिखते चले जाना है। तो 1 किलो में कितना मिली हो जाएगा, 1 किलो ग्राम में कितना मिलीग्राम हो जाएगा। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं, 1 के आगे कितना 0 लगाऊं मैं, 1 2 3 4 5 6 0 लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इतना मिलीग्राम, यानी 10 की पावर 6 मिलीग्राम होता है। 10 की पावर 6 मिलीग्राम होता है। अभी जो फॉर्मूला हमने करा उस फॉर्मूले से भी क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम, 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम। किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3,
मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3 हो गया सॉल्व। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो ये भी हो जाएगा 10 की पावर 6 मिलीग्राम। इस तरीके से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा जनरल गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सिंबल्स फॉर एसआई यूनिट्स, सम अदर यूनिट्स एंड एसआई प्रीफिक्सेस। कुछ गाइडलाइंस है हमारी कि हम एसआई यूनिट्स को लिखते टाइम पे कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। वर्ड्स की फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, उन्हीं चीजों के बारे में है। जैसे कभी भी ना हमें करली लेटर में किसी भी मतलब साइंटिस्ट का नाम, जैसे क्या होता है ना कि यूनिट्स की जगह पर हम बार बार साइंटिस्ट के नाम को लिख रहे होते हैं, मतलब साइंटिस्ट के नाम को यूनिट मान लिया जाता है। जैसे न्यूटन, वास्तव में फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमने इसको क्या बोल दिया, न्यूटन बोल दिया साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट में। तो उस साइंटिस्ट का जो नाम है ना, उसका हमने एसआई यूनिट न्यूटन कहा और उसका सिंबल क्या लिया, कैपिटल एन। लेकिन कैपिटल एन जो है ना, हमेशा उसको नॉर्मली लिखना है, ठीक है ना, करली लेटर में नहीं लिखना है। अगर करली लेटर में लिखते हैं तो ऐसा साइंटिफिकली वो गलत हो जाएगा। अब एक और चीज है, जब भी साइंटिस्ट का नाम होगा ना, तो कभी कभी हम यूनिट्स के सिंबल लिख रहे होते हैं और कभी कभी पूरा का पूरा नाम ही लिख देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं करंट की, तो आप लोगों ने देखा होगा करंट का आंसर आया 2 एम्पियर, तो हम लिखते हैं 2 एम्पियर। या कभी कभी हम डायरेक्टली 2A लिख देते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों सही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, एम्पियर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो ना एम्पियर को कभी भी अगर हम पूरा नाम लिखते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। इसको ऐसे नहीं लिखना है, एम्पियर नहीं लिखना है। अगर पूरा लिखते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से लिखते हुए पूरा का पूरा स्मॉल लेटर लिखना है, ये गलत हो जाएगा। अगर केवल एक लेटर का यूज करते हैं तब उसको कैपिटल में लिखना, तब उसको स्मॉल में नहीं लिखना है, क्योंकि उसका वो सिंबल है, तो इसमें तो चेंजेस आएंगे ही नहीं। लेकिन एम्पियर को लिखते टाइम पे अगर पूरा एम्पियर लिखते हैं तो हमें कैपिटल ए से स्टार्ट नहीं करना है, हमें स्मॉल ए से ही स्टार्ट करना है। ये थोड़ा सा उल्टा है, कोई भी नाम को लिखने से पहले हम उसका पहला लेटर कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन यूनिट्स की जगह पर अगर नाम यूज हो रहा है तो उसको हम स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि न्यूटन अगर लिखना है हमें पूरा, तो हम क्या करेंगे, या तो न्यूटन ऐसे लिखेंगे या तो कैपिटल एन लिखेंगे, कैपिटल एन लिखेंगे, कैपिटल एन से स्टार्ट करते हुए पूरा नाम नहीं लिखेंगे। लेकिन अब उसी का उल्टा, अगर कोई यूनिट है और वो कोई नाम है लेकिन कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो उसको लिखते टाइम पर अगर हम पूरा लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर। अब हाँ, क्या है ना कि इसका जो सिंबल होगा, ठीक है, तो जैसे मीटर ना किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो उसका जो सिंबल होगा ना वो भी स्मॉल में होगा, वो कैपिटल एम में नहीं होगा। ये चीज का ध्यान रखना है, कैपिटल एम में नहीं होगा। अब देखो 25 सेंटीमीटर को लिखते टाइम पे ना कभी भी प्रीफिक्स और बेस यूनिट के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। ये सी क्या है, सेंटी का मतलब प्रीफिक्स और मीटर हमारा बेस यूनिट, तो कभी भी बेस यूनिट और प्रीफिक्स के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज, सेंटीमीटर्स नहीं लिखने हैं कभी भी। हमें हमेशा भले ही 2 आए, 4 आए, 5 आए, प्लूरल में कितना ही नंबर क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा हमें सेंटीमीटर ही लिखना है। CM उसका सिंबल है तो CM ही लिखना है, CMS या कभी कभी ना प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चे लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसको हमेशा हमें कैसे लिखना है, CM ही लिखना है। कभी भी डबल स्लैश का यूज नहीं करना है, यूनिट्स लिखते टाइम पे कभी भी डबल स्लैश का यूज नहीं करना है, केवल एक सिंगल स्लैश का यूज करना है। जैसे यहाँ पर स्लैश सेकंड स्लैश, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड 2 बार नीचे आ रहा है तो डायरेक्टली उसको लिख दो ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे यहाँ पर क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखना है आपको, है ना। कभी भी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड नहीं लिखना है, इसको लिखना है किलोग्राम पर मीटर डॉट सेकंड लिखना है, याद रखिएगा। कभी भी 2 प्रीफिक्स का एक ही बेस यूनिट के साथ यूज नहीं करना है। वैसे हम अपनी जनरल लैंग्वेज में जनरली मतलब अगर साइंटिफिकली बात को हटा दें, है ना, तो अखबारों में भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं ना जहां पर डबल प्रीफिक्स का यूज करके बेस यूनिट के साथ लिखा गया होता है। वैसे तो हम उसका मतलब समझ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 मिली माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, 1 मिली माइक्रोमीटर, तो मिली का मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे 10 की पावर -9 बना लेंगे। लेकिन हमें इसको ऐसे लिखने से बचना चाहिए, इसको हमें डायरेक्टली 1 नैनोमीटर, क्योंकि मैं 10 की पावर
ना इनका डायरेक्ट सफिक्स पता है ना, तो हम एक ही बेस यूनिट का यूज करें। 1 जूल पर मोल इनटू केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि मोल का पूरा नाम लिख दिया गया है और फिर यहाँ पर जूल का भी पूरा नाम लिखा गया है। तो इस बड़े से लेटर इतना बड़ा यूनिट लिखने से बचने के लिए हमें क्या करना है ना, सिंबल का यूज करना है जब बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आ रहा हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है जनरल गाइडलाइंस ऑफ द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए, कुछ और भी यूनिट्स होते हैं जिनका यूज हम नॉर्मल लाइफ में कर रहे होते हैं, जो यहाँ पर लिखे गए हैं आप लोग देख सकते हैं। ये जो पहले के 5 यूनिट है वो लेंथ के लिए यूज किए गए हैं। पहला जो हमारा 6 यूनिट है वो प्रेशर के लिए है, फिर वॉल्यूम के लिए, और 2 यूनिट वेट के लिए है। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, फर्मी का मतलब होता है 10⁻15 मीटर। इंच, देखो ये तो हमारे यूज में आएंगे ही आएंगे, हमेशा यूज में आएंगे, याद रखिएगा। इंच हमारे कैलकुलेशन में तो यूज ज्यादा नहीं आता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आता है, क्योंकि हम जो भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं ज्यादातर इंच और फुट्स में कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर मतलब हमारे यहाँ आए थे वो, और उन्होंने बूढ़े लोगों को सिखा कर यही गए कि फुट में इंच में मेजरमेंट करना है। तो अभी भी पुराने लोग फीट और इंचेज में ही मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो उनको समझाने के लिए या उनसे कन्वर्सेशन करने के लिए हमें सीजीएस सिस्टम से मतलब एफपीएस सिस्टम से या सीजीएस सिस्टम से कन्वर्जन आनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ना 1 इंच बार बार वो लोग जब मेजरमेंट करते हैं ना, लेंथ का मेजरमेंट फुट और इंच में ही कर रहे होते हैं, तो हमें भी थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए अपने जनरल कन्वर्सेशन के लिए। और 1 माइल में इतने किलोमीटर होता है, इसको भी हमें याद कर लेना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, 76 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, आपके 1-2 चैप्टर्स में काम आएगा बस, लेकिन ये ज्यादातर यूज आएंगे। और बाकी 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा। 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर्स होते हैं, 3 लीटर्स होते हैं। तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, उसी का उल्टा लिख दिया है यहाँ पर। तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होता है, याद रखिएगा। ये भी ज्यादातर यूज में आएगा, ये दोनों ज्यादा यूज में है नहीं, ठीक है। तो इस अगर आप सभी याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, सवाल ये कह रहा है, इफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ इज माइक्रोमीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज माइक्रोसेकंड, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ का यूनिट क्या दिया गया है, माइक्रोमीटर, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या दिया गया है, माइक्रो सेकंड, लिख दो माइक्रो सेकंड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो गया, दोनों का मतलब 10⁻⁻6 होता है। क्या बच जाएगा, मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डाइन इन 1 न्यूटन। चलिए अच्छा सवाल आ गया ये, हाउ मेनी डाइन इन 1 न्यूटन। डाइन क्या होता है ना, इट इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, और न्यूटन क्या होता है, इट इज द एमकेएस और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। फोर्स की दोनों यूनिट्स है। तो जब भी हमें डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा या न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना होगा, हमें दरअसल पूछा जा रहा है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो सबसे पहले हम ना इसको तोड़ के लिख लेते हैं कि बताओ न्यूटन का मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन का मतलब क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये बताओ हमें पता करना है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चेंजेस करो, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। बताओ कि 1 इंटू किलोग्राम को क्या लिख दूं मैं, ये बताओ किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मैं जानता हूं किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, ये क्या हो जाएगा 10⁻3 ग्राम लिख दूं। ये बताओ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम, कोई दिक्कत। ये बताओ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, सेंटी का मतलब 10⁻², तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा बताओ, 1/10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, जैसे कि आप लोगों ने पीछे याद रखा होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³
2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकंड को चेंज करना नहीं है, वैसे ही छोड़ दो। ये बताओ ये कैलकुलेट होकर के कितना आ गया, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर को ही तो डाइन बोलते हैं। तो क्या मैं 10 की पावर 5 के आगे जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर डाइन लिख दूं, और ये किसको कैलकुलेट करने पर आया था, 1 न्यूटन को ही कैलकुलेट करने पर तो आया था। यानी कि हमें क्या पता चल गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। एक बार और देख सकते हैं आप इसको रिपीट करके। सेम ऐसे ही एक सवाल लिखा हुआ है जिसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व करके निकालिए कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है। सॉल्व कीजिए आप लोग सेम प्रोसीजर से जैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है। ये किसकी यूनिट्स है, ये है वर्क डन की यूनिट, वर्क डन या एनर्जी के यूनिट्स हैं जूल और अर्ग। जूल हमारा कौन सा यूनिट्स है, एसआई यूनिट, और ये कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट। चलिए तो जूल, जूल का मतलब क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, किलोग्राम की जगह पर ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो इससे हमें इसमें जाना है, कैसे जाएंगे चलिए बताइए। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो 10 की पावर 3 ग्राम, मीटर स्क्वायर है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हमें। देखिएगा ध्यान से, यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है, मीटर का स्क्वायर है तो हम मीटर को चेंज करेंगे ना कि मीटर स्क्वायर को। ये बताइए मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, इसके पहले भी निकाला था। इसका होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि मीटर की जगह पर हमने 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा ना, अब इसका होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ग्राम को बाद में लिख लेते हैं, 10 की पावर 2 का स्क्वायर भी होगा, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा ग्राम। सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क को इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो क्या मैं लिख दूं 10 की पावर 7 अर्ग बोल दूं, और किसको निकाला था कैलकुलेट करके, 1 जूल को। हमें हमेशा याद रखना है, याद भी रखना है इस चीज को कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग। चलिए यहां पर एक सवाल दिया गया है कि 1 वॉट आवर इज इक्विवेलेंट टू, 1 वॉट आवर इज इक्विवेलेंट टू, बताना है इन चारों में से कौन सा 1 वॉट आवर के इक्विवेलेंट है। 1 वॉट, वैसे आप लोगों ने वॉट के बारे में अभी जाना नहीं है, आप लोग जान जाएंगे धीरे धीरे। मैं बता देता हूं कि वॉट जो होता है ना वो पावर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, ठीक है। और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और ये एसआई यूनिट होती है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे आंसर एसआई यूनिट में दिए गए हैं, ठीक है। तो वॉट को वॉट में ही रहने दो, आर को क्या कर लो, चेंज कर लो, आर को एसआई यूनिट में चेंज करो। तो वॉट और एसआई यूनिट में इसको चेंज करो, क्या हो जाएगा, 1 आर इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, तो ये इतना सेकंड हो जाएगा। अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3600 और वॉट सेकंड, ठीक है। और वॉट सेकंड को ही हम जूल बोलते हैं, बाद में आप लोग सीख जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3600 जूल, 3600 जूल। अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी ये तो कैलकुलेट कर ही ली हमने, ये भी कर ली। अब देखिए अभी हमने पीछे देखा जो हम कुछ स्पेशल टाइप के प्रीफिक्स देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो वहीं से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर पूछा है, बताइए क्या बताना है यहाँ पर, 0.1 माइक्रोमीटर में कितने फर्मी होते हैं ये बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक लाइन खींचो और जिसको चेंज करना है ये बताओ, 0.1 को चेंज करना, 0.1 तो रहेगा ही, इनटू
माइक्रो को चेंज करना है ना, तो 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, और किस में चेंज करना है फर्मी में, तो 10 की पावर -15 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पावर -15 ऊपर जाएगा, बोलो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -6, -15 ऊपर गया तो +15, अब देखो 15 - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, अब 0.1 इंटू 10 की पावर 9 और 0.1 इज इक्वल टू 10 की पावर -1, 10 की पावर 9 -1 इज इक्वल टू 10 की पावर 8, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 0.1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 फर्मी होता है। बात समझ में आई? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है सवाल, हाउ मेनी लीटर इन 5 मीटर क्यूब। तो जैसा कि मैंने बताया 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 3 लीटर होता है, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3 लीटर, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, कन्वर्ट द 3 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई, किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करा, मीटर में, डिवाइडेड बाई आर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। चेक कर लीजिएगा एक बार आपको। चलिए ठीक है, यहाँ हमारा यूनिट्स कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा डायमेंशन, जो कि अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।